अभी तक किसी चीज में दिक्कत है तो पूछ लो बाकी लोग। कैपेसिटर या करंट। नहीं है। नो सर। ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास करंट पढ़ रहे थे। करंट में मोस्टली हम लोग पुराना चीज ही पढ़े थे। नया में एक चीज सीखने को मिला था कि ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, उसके टर्म्स में हम लोगों ने करंट को डिफाइन करा था कि करंट जो था आई इजकल टू एन ई ए वी डी लिखे थे। और वीडी का जो वैल्यू, ड्रिफ्ट स्पीड का जो वैल्यू आया था, यह कितना आया था बोलो? 2 m/n e स्क्वायर इंटू टॉ। ये आया था। सॉरी, ये सिग्मा का वैल्यू आया था 2 m/n e स्क्वायर टॉ। याद है? यस सर। ठीक है, सिग्मा का ये वैल्यू आया था। सिग्मा से हम लोग आर का टर्म डिफाइन करे थे। आर आर इजकल टू सिग्मा रो एल बाई एरिया। यही चीज था। ठीक है। तो एक चीज तो आया यहाँ पे, रो रो इजकल टू 2 m/n e स्क्वायर टॉ। टॉ था रिलैक्सेशन टाइम एंड रो सॉरी, रो था रेजिस्टिविटी एंड आर था रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यही चीज से देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस किन किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो हम लोग पहले से बचपन से जानते हैं, इस फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। ठीक है। सेकेंड, आर जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। थर्ड, यहाँ पे रो जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर कोई भी गिवन मटेरियल हो तो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है। अगर एक टेम्परेचर पे देखें तो ये रो जो है जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है उस चीज पे डिपेंड करता है। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी किसी गिवन कंडक्टर के लिए फिक्स होगा। और टॉ जो है इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करता है तो भी फिक्स है। तो किसी भी गिवन कंडक्टर या मटेरियल के लिए, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, किसी भी एक चीज के लिए अगर हम बात करें गिवन टेम्परेचर पे, तो रो जो है कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है। फोर्थ, हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है उस पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बढ़ता है। ठीक है। तो बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एंड फिफ्थ, ऑल्सो इट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड तीन जो है उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, लेंथ अगर बढ़ाते हैं किसी भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। एंड अगर मटेरियल चेंज करते हैं, कॉपर से अल्मीनियम लें, अल्मीनियम से आयरन लें, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। तो इन दोनों के से हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा क्यूबॉइड शेप का भी कंडक्टर दे रखा है, आयरन का बना हो या जो भी है, इसका रेजिस्टिविटी रो है। यहाँ पे इसके डायमेंशंस दे रखे हैं, ये ए है, ये हाइट बी है, और ये जो थिकनेस है ये सी है। बोला जाए कि अगर करंट जो है इधर से बह के इधर बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसके लिए R1 क्या होगा? तो बोलो क्या होगा रेजिस्टेंस?
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया रो एल बाई ए। रो यानी रेजिस्टिविटी, लेंथ किधर करंट बह रहा है, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर रो बोलो ए इसके जल्दी बाई से। बी इंटू सी। बी इंटू सी, क्योंकि ये जो है एरिया, इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और ए जो है लेंथ हो गया। लेकिन अगर हम बोलते कि करंट जो है इधर से बह के इधर जा रहा है, तब इसके लिए हम बोल रहे हैं क्या अब हमारा क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है? यस एसी यही होगा। यस। ठीक है, यानी कि सेम कंडक्टर है, अगर हम अलग अलग दिशा में करंट बहा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग को क्या सीखने को मिला कि जो R इजकल टू रो एल बाई ए है, इसमें एल जो है लेंथ एलोंग फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, एंड ए जो है सरफेस परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज रहे कि भाई रेजिस्टेंस तो हर बार चेंज आएगा अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो मटेरियल है, अगर आयरन का बना हुआ है लेट्स से, तो उसका रेजिस्टिविटी पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा। वो फ्लो ऑफ करंट से डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, हम लोग 10th क्लास में डिफाइन भी करते थे, याद हो तो, रेजिस्टेंस को बोलते थे इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, यानी कि डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा। आयरन के ही दो अलग अलग अगर हम कंडक्टर ले लें तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा। लेकिन हम लोग रेजिस्टिविटी का क्या बोला करते थे, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कहा जा रहा है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है, जो करंट की फ्लो को अपोज करे। ऐसा क्यों? तो अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टिविटी फिक्स। ठीक है, आयरन का हम कैसा भी शेप ले, सबका रेजिस्टिविटी उतना ही हो, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्लियर है इतना? यस यस सर। सर। यस। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज से रिलेटेड देखते हैं कुछ कि अगर हमें कंडक्टर दे रखा होगा तो हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें एक ऐसा सर कंडक्टर यहाँ दे रख R1 इक्वल टू R2 हो सकता है, क्या R1 R2 इक्वल हो सकता R1 R2 यहाँ इक्वल लग रहा है क्या? अगर ये क्यूब होता, सारे डायमेंशन सेम होते, ए बी सी इक्वल होता, तो हम बोल सकते थे कि आपस में इक्वल होगा। ठीक है, है। लेकिन यस सर। अलग अलग है तो नहीं है। ठीक है, एक एल लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टिविटी जो है रो है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। हमसे वो कह रहा है कि हम इसको पीट पीट कर जो है लॉन्ग इसके लेंथ को इलोंगेट कर दिए हैं। ठीक है, इफ इट इज elongated such that length becomes n times, then find new resistance। ठीक है, 10th क्लास में भी क्वेश्चन हुआ करता था। हमारे पास एक गिवन शेप का कंडक्टर दिया है, इसे हमने पीट पीट कर
जो है इसका लेंथ डबल कर दिया। ठीक है, किसी रॉड ही सबका लेंथ चेंज करना होता है तो वही काम करते हैं हम लोग, लोहार के पास ले जाएंगे तो दब दब खींचता है और उसका शेप चेंज करता है। तो वही चीज कहा जा रहा है, इसे हम पीट पीट कर इसका इलोंगेट कर दिए हैं, लेंथ कितना कर दिए, अब n टाइम्स कर दिए हैं। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड करें। Sir, rho L by A into N. रो L by A into N. नहीं, लेंथ को n टाइम्स कर रहे हैं, मटेरियल इतना ही है। थोड़ा सा सोचो, जब हम इसे इलोंगेट करेंगे तो एरिया सेम रहेगा या चेंज होगा, Change होगा. बोलो। ये एरिया क्या Change. ए ही रहेगा कि अब ए डैश कुछ हो जाएगा, ए डैश कुछ हो जाएगा। चेंज होगा। अब ये कितना होगा इसके बारे में हम कमेंट कर सकते हैं क्या, कैसे पता करें। Sir, volume equal करते हैं. हाँ, जितना पहले वॉल्यूम था उतना ही बाद में होगा, ये तो यस सबको सर। पता है। ठीक है, क्योंकि हम उसी वॉल्यूम को खींच करके इलोंगेट कर रहे हैं, तो पहले जितना मटेरियल था उतना ही बाद में रहेगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं इन प्रोसेस वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम लिख देते हैं, इनिशियल जो होगा वॉल्यूम फाइनल के बराबर होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम हमें कितना दिख रहा है, ए इंटू एल, तो फाइनल क्या दिख रहा है, एन एल इंटू ए डैश। यहाँ से ए डैश दिख रहा है कि ए बाई एन हो जा रहा है, यानी कि अगर हम लेंथ को डबल एन टाइम्स कर रहे हैं तो एरिया एन टाइम्स घट रहा है, यानी कि लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, एन को ट्रिपल करेंगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा, ऐसा चीज चल रहा है। अब हम बोले कि अगर इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट होता तो हम इसे रो एल बाई ए लिख सकते थे, तो फाइनल रेजिस्टेंस आर डैश क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो तो चेंज होगा नहीं, एल कितना हो गया, एन ए बाई एन, यानी कि एन स्क्वायर इंटू आर नॉट दिख रहा है। Yes. ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा चीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि हम इतना पीट के इसका रेडियस को एन टाइम्स घटा दे रहे हैं, दे सकता है। Yes. उस समय भी क्या करेंगे, इनिशियल यही चीज, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम करेंगे, एरिया को रेडियस के टर्म में यानी कि पाई आर स्क्वायर के टर्म में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है, जैसे से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेगा। हमारा कंडक्टर जो है इस तरीके का है, इसमें से करंट इधर से जा रहा है और इधर से करंट निकल रहा है, इसका लेंथ एल है और इसका रेडियस जो है वो आर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल आर। बोलो। Rho L by pi s में. रो एल बाई एरिया की जगह क्या लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर, आंसर। ठीक है, ऐसा दे रखा है। मटेरियल जो है जो इधर ही है, सिर्फ बीच में हॉलो है। ठीक है, यानी कि इधर से अगर हम खड़े होके देखते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, यानी कि इधर ही सिर्फ हमें सॉलिड मटेरियल दिख रहा है, बीच में हॉलो है। इसका रेडियस जो दे रखा है ये ए दे रखा है और ये जो है बी दे रखा है। करंट जो है इसी में इधर करंट इधर से इधर बह रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा,
Rho L by pi b square minus pi a square. पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, यही Yes. होगा। Yes, sir. ठीक है, यानी जितना दूर मटेरियल है उसी का एरिया लेंगे। बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। किसी को दिक्कत? अगर हम इसी क्वेश्चन में कहते कि ऐसा है तो एक बैटरी को हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। बैटरी को ऐसे कनेक्ट किए हैं, यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि करंट जो है इधर की तरफ अब बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से बाहर की तरफ करंट बहता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यानी किसी को हम ऐसे बना सकते थे कि इस केस में जो करंट है वो इधर से इधर बह रहा है, ठीक है। चारों तरफ यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ मटेरियल जो है इधर ही है और उसी में करंट जो है ऐसा बह रहा है। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। स्मॉलर एरिया, स्मॉलर रेडियस ए एंड बाहरी रेडियस। डायरेक्शन ऑफ करंट पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे पता करें? चलो हम हिंट देते हैं थोड़ा सा। यहाँ ध्यान से देखो तो जिधर करंट की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो क्या एरिया चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट No, रह sir. रहा है? नो सर। नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो एरिया चेंज हो रहा है। सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे जितना होगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो थोड़ा एरिया और बढ़ता जाएगा, दिख नहीं रहा है? Yes, sir. बढ़ेगा. एरिया कौन सा रहना है? करंट के डायरेक्ट से परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर जाएंगे तो ये एरिया, जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे इस सिलेंडर का जो है कर्व सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्योंकि ये जो करंट है वो कर्व सरफेस एरिया से ही परपेंडिकुलर है। दिख रहा है? Yes, sir. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एरिया तो वेरिएबल है, तो हमें फिर क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो हम लोग कैसे लेंगे? तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए लिखेंगे पहले, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसा आर दूरी वाई दूरी पे जा रहे हैं और ऐसा डी वाई थिकनेस का एक सिलेंडर ले ले रहे हैं। दिख रहा है? ये एलिमेंट हो गया हमारा। इसमें अगर करंट देखे तो करंट हमारा इससे इधर से इन हो रहा है, इधर से ऊपर बाहर जा रहा है। अरे यानी Yes, कि sir. हमने यहाँ से इसका वाई दूरी पे जाकर एक डी वाई थिकनेस लिया है। तो यहाँ पे अगर हम इस थिकनेस को ध्यान से देखें तो अगर हम इसके लिए डी आर लिखते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? रो। लेंथ कितना होगा? डी वाई। दिख रहा है? करंट की डायरेक्शन का लेंथ लेंगे तो लेंथ क्या होगा? डी वाई एरिया। एरिया की अगर बात करें तो ये करंट क्या चारों डायरेक्शन में जा रहा होगा? ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, चारों तरफ से जा रहा होगा? बोलो।
तो यहाँ पे हम इसका जो एरिया लेंगे वो कौन सा एरिया लेंगे, सरफेस एरिया, यानी 2 पाई r तो है y इंटू लेंथ है l, यही लेंगे। यस ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछो, आ गया तो कोई बात ही नहीं है। 1/y dy, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो स्मॉल एरिया a से लेकर b तक। 1/a का ln होता है, यहाँ से हमें r जो मिलेगा 2 पाई l ln b/a मिलेगा। ठीक है, तो जो रो l/a है उसे ही यूज करके हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बहुत जगह पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्या है, अगर 9th 10th अच्छे से पढ़े हो गए तो फिर कुछ है ही नहीं। और फिर 9th 10th में ये वाला शेप बहुत दिखा होगा, इसे फ्रस्टम। क्या, फ्रस्टम। ठीक है, तो यही चीज अगर पढ़े हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। कह रहा है कि इसमें इधर से इधर करंट जा रहा है, ये जो रेडियस है ये ए है और ये जो रेडियस है ये बी है, इसका लेंथ जो है एल है, तो हमसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड करें। फ्रस्टम है, 9th 10th में इसका वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत कुछ पता करने के लिए पूछा जाता था। कैसे पता करें, ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या फिर एरिया चेंज हो रहा है? हम्म, यस अगर हम यहाँ से x दूरी पे आएंगे तो हमें दिख रहा है कि x दूरी पे जाने के बाद ठीक है, एरिया जो है कुछ और हो जा रहा है, और वो क्या हो जा रहा है, y। तो यहाँ पे भी हमें स्मॉल डी आर लेना पड़ेगा। स्मॉल डी आर की वैल्यू बताओ तुम लोग, क्या होगा, रो थिकनेस क्या हो जाएगा, यहाँ से जाकर dx एलिमेंट लिए हैं तो dx लेंथ होगा, दिख रहा है, बाई एरिया पाई वाई स्क्वायर, यही होगा क्या। यस सर यहाँ से r इक्वल टू लिख सकते हैं रो बाई पाई dx/y²। अब यहाँ ध्यान से देखो तो x भी चेंज हो रहा है, x तो वेरिएबल है ही, साथ में y जो है वो भी जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों इंटीग्रेट करने के लिए हमें x और y में रिलेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो रिलेशन अपने 9वां 10वां क्लास के ज्ञान से फाइंड करना है। क्या यूज करेंगे बोलो, सिमिलरिटी करेंगे। हम दो दो मेथड बताते हैं। ठीक है, मेथड 1 ये था हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये y था। हम क्या करेंगे, इसे ऊपर की तरफ ऐसा
ट्रायंगल बना लेते हैं। इसे हम ऊपर एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो हमें दिखेगा ये b माइनस ए दिखेगा। ये जो डिस्टेंस दिखेगा ये हमें b माइनस वाई दिख रहा है। ये टोटल l था और ये जो है वो x है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल में देखो, ऊपर वाला बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर है? Yes, sir. सिमिलरिटी, अब तुम लोग सिमिलरिटी प्रूफ कर लेना। RHS, SS, क्या क्या पढ़े थे, SAS, फिर एंगल पता नहीं क्या क्या था, हम भी भूल गए। जो भी है, हमें तो सिमिलर दिख रहा है कि दोनों सिमिलर है। सिमिलर जब ट्रायंगल होता है तो क्या होता है? साइड्स रेशियो में होते हैं। Yes, sir. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये L माइनस एक्स है छोटा ट्रायंगल का। तो L माइनस एक्स बाई एल जो होगा वो किसके बराबर होगा? B माइनस वाई बाई B माइनस ए के। होगा, ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 माइनस एक्स बाई, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू बी माइनस ए इजकल टू बी माइनस वाई, यही आएगा। यानी कि बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स इजकल टू बी माइनस वाई, ये चीज आ रहा है। बी से बी गया तो y जो आ जा रहा है हमारा, कितना आ जा रहा है? a प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, ये आ रहा है। ठीक है, y Yes. x के फंक्शन, ये एक मेथड है। ठीक है, ये चीज दिख गया तो दिख गया, कोई बात नहीं। एक मेथड और बताते हैं। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो है हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये जो हमारा अपर लाइन है उस लाइन को हम मान लिए कि ये हमारा इस पे कर्व है। ये जो है कहाँ कितना है? a है। ये वाला जो लेंथ है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? वो b रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसका कोई भी पॉइंट लेते हैं तो हमें y ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हम इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? y जो होता है ये स्ट्रेट लाइन है तो mx प्लस सी होगा। c जो होता है इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ स्लोप क्या दिख रहा है बताओ? b माइनस ए बाई ये लेंथ l है तो l दिख रहा है क्या स्लोप? दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो यूज करो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे से अच्छे से आइडिया मिलते जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमने 2 लाइन में कर लिया। यहाँ पे हमें फिगर भी बनाना नहीं पड़ता अगर प्रैक्टिस में होते तो। इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा और सिमिलरिटी देखने के लिए भी स्पेशल इफेक्ट ड्रॉ करना पड़ा। अगर हम इधर की तरफ एक्सटेंड करें तो और ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर भी जो अच्छा लगे वो हम लोग यूज करेंगे। यहाँ तक तो आ गए, y और x में रिलेशन मिल गया। अब जो है यहाँ पे y का वैल्यू रखे कि dx का वैल्यू रखे, तो हम जो भी चीज रखना चाहें, हम dy का वैल्यू रख लेंगे। उससे क्या होगा? देखो यहाँ पे नीचे y स्क्वायर है। ठीक है, y को अगर हम रिप्लेस करने जाएंगे तो हमको कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ जाएगा, स्क्वायर का टर्म आएगा। दिख रहा है? Yes. ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लिए? dy फाइंड कर लिए। तो dy हमें मिल रहा है b माइनस एल बाई इंटू डी एक्स प्लस 0। यानी कि यहाँ से dx को हम लिख सकते हैं l बाई बी माइनस ए इंटू डी वाई। इसे हम यूज कर लेंगे तो हमें r जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? रो बाई पाई, क्या था, रो बाई पाई
इंटीग्रेशन नीचे वाई स्क्वायर, ऊपर एल बाई बी माइनस है तो कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल लेते हैं, बी माइनस ए इंटू ऊपर बच रहा है डी वाई। इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं हम लोग। वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए से 1/y² का इंटीग्रेशन -1/y। -1/, माइनस है तो लिमिट चेंज हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टफ क्या था, तो बस हमें ये रिलेशन निकालना है। अगर हम लोग 8, 9, 10th का नॉलेज रखते हैं सिमिलरिटी का तो निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ सोच पाए तो भी ठीक है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे इसका डिपेंडेंसी क्या होगा उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी मटेरियल के बारे में, तो मटेरियल जो होता है वो हम लोग 3 तरह के पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं, तो कंडक्टर पढ़े हैं, सेमीकंडक्टर पढ़े हैं एंड इंसुलेटर पढ़े हैं। तो इंसुलेटर का हम नहीं बोल रहे क्योंकि इंसुलेटर हमारे वैसे भी करंट के किसी काम का है नहीं। हम लोग इंसुलेटर उसे ही बोलते हैं जिससे करंट पास ना हो। तो इसी से करंट पास होता है, तो इसी का रेजिस्टेंस घटाने बढ़ाने पे ध्यान देंगे। तो कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टर के केस में हम लोग बोलते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एकदम इलेक्ट्रॉन्स भर भर के पड़े रहते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं और वो सारे के फ्री हैं, एक्स्ट्रा और कोई इलेक्ट्रॉन्स इसमें जनरेट नहीं हो सकता है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो होता है 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन Ne² इंटू टॉ। ठीक है, ये चीज होता है। यहाँ पे देख रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो भाई फिक्स है, मास तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हर जगह मास फिक्स होता है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स है। अब बच गया एन और टॉ। तो यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का रहे हैं, तो यहाँ पे एन जो होता है ये, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और एम ई और एन के बारे में अगर हमसे पूछेगा कोई तो ये तो कांस्टेंट पहले से है, ये तो हम जानते हैं। तो ये 3 चीज हमें कंडक्टर्स में कांस्टेंट दिख गया, तो टॉ एक वेरिएबल है। तो टॉ जो है टेम्परेचर से कैसे वेरिएबल है इस चीज पे चर्चा करें तो हम बोलते हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो बताओ जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वाइब्रेशन है वो बढ़ेगा। यस। ठीक है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो वाइब्रेशन मोशन बढ़ जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। हम लोग का भी बढ़ जाएगा। ठीक है, गर्मी के सीजन में एकदम कड़ाके का धूप पड़ रहा हो, ठीक है, छत पे कोई बोल दे कि जाके तनी कपड़ा उतार लाओ, ठीक है, और वो भी खाली पैर, तो क्या होगा, जितना तेजी से जाएंगे उतना ही तेजी से आएंगे हम लोग, होगा ना? क्यों? Yes. क्योंकि पैर पे हीट पड़ेगा, वो हीट की वजह से हम लोग उछलना शुरू कर देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, गर्म तवा हो, ठीक है, उस पे अगर हम पानी छिड़कते हैं
तो उस पे ध्यान दिए होगे कि जो बूंदे होते हैं उस पे उछलते हुए नजर आते हैं हल्का सा। ठीक है, ज्यादा पानी डालते हैं तब तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम छींटा मारे उस पे जो ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं वो उछलता हुआ खुदकता हुआ नजर आएंगे। कभी देखे हो? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो वही चीज है कि अगर हम हीट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है। एनर्जी बढ़ जाता है यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी ये सब बढ़ जाएगा। तो सोचो कि एक कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और वो अब ज्यादा तेजी से मूव करने लगे। तेजी से मूव करने लगे तो रैंडम मोशन उनका बढ़ गया। रैंडम मोशन बढ़ गया यानी कि कोलिजन जो होगा, एक्सटेंट ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। अब जितना जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं तो टॉ के बारे में क्या कहेंगे? टॉ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। था, घट जाएगा। अगर टॉ घट गया तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ इनवर्स जाएगा। का बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ऐसे भी सोचो कि अगर हम सीधा सीधा चले जा रहे थे, ठीक है, रास्ता में अगर भीड़ भाड़ हुआ या फिर बहुत लोग आने जाने लगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो हम लोग ज्यादा जल्दी जाते हैं कि थोड़ा लेट हो जाता है? लेट लेट हो हो जाता जाता है। है। ठीक है, जैसे कि अगर स्कूल का छुट्टी हो, सब लोग लाइन से निकले तो जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन लोग दौड़ के भीड़ लगा देते हैं, गेट जाम कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है? लेट हो जाता है। ठीक है, फिर खींचा खींची हो जाता है, कोलिजन होता है तो बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर्स इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर भी है तो भी कंडक्टिंग जैसा हम लोग यूज करते हैं। इंसुलेटर्स जो है वो क्या ही डिस्कस करें, उसका सिर्फ एक चीज बता देंगे। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग बोलते हैं जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स यानी कि जो एनर्जी को बैटरी से लेकर कंडक्टर तक ले जाने वाले, तो इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरे क्या होते हैं? होल्स। होल्स। ठीक है, ये दो चीज होता है। ये होल्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो वहां के खाली स्थान को बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड है, अगर हम हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा, छूट जाएगा ना, मतलब घर से यस उसका सर। अटैचमेंट कम है, बाहर से जरा सा फोर्स निकला भाग जाएगा। ठीक है, भले ही घर में कितना भी ऐशो आराम था, खाने पीने का सब मिल रहा था, लेकिन बाहर से जहाँ कोई इशारा करेगा चलो तो भाग जाएगा, घर से अटैचमेंट नहीं है। ठीक है ना, लूजली बॉन्ड है, बाहर से जरा सा हिट उससे मिला वो भाग जाएगा। तो वही जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बदल गया। अब वो भागा तो उसकी जगह पे एक वैकेंसी स्पेस क्रिएट हो गया, एक वैकेंट चीज क्रिएट हो गया जहां पे अब पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि उसका जगह है पॉजिटिव, यानी कि वहां पे किसी पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट थी, तो उसे हम बोल रहे हैं होल्स। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने से दो दो चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं, दिख रहा है? ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि इफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड इम्प्लाइज दैट कि एन जो है इसमें इंक्रीज करता है। एन यानी कि चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन तो बढ़ेगा ही, एंड साथ में जो टॉ वाला केस था वो तो घट रहा ही है, टॉ वाला केस तो होगा ही यहाँ भी। यस सर। यानी एन बढ़े घटे उससे क्या है
वाइब्रेशन बढ़ेगा ही, कोलिजन होगा ही, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा ही। ठीक है, तो ये दो चीज हो रहा है। अब क्या करें, इसलिए क्या करें क्योंकि दोनों ही नीचे ही है, एन भी नीचे है, टॉ भी नीचे। एक फैक्टर रो को बढ़ाने में लगा हुआ है, एक फैक्टर रो को घटाने में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जो इंक्रीज इन एन है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि हियर increase in n is dominating। अगर n का इंक्रीज डोमिनेटिंग है तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा। डिक्रीज। रेजिस्टिविटी घटेगा यानी कि रेजिस्टेंस भी घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या हम कर सकते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ज्यादा यस। कंडक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स के केस में यही होता है कि अगर हम उसे हीट करें तो ज्यादा कंडक्टिंग हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये तो हम कंसेप्ट समझ लिए। अब आते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स पे। तो यहाँ पे कंडक्टर्स के लिए पाया गया कि जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, इस चीज पे ये डिपेंड करता है। रो नॉट क्या है, तो इनिशियल इनिशियल। रेजिस्टिविटी। ठीक है, और हम यहाँ पे टेम्परेचर dt चेंज कर रहे हैं तो डी रो चेंज इन रेजिस्टिविटी, ये चीज होता है। तो यहाँ से जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, दिस इंप्लाइज दैट कि डी रो जो लिखते हैं हम लोग रो नॉट अल्फा dt लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा जो है वो क्या है, जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल का ये अलग अलग प्रॉपर्टी है, उस चीज पे रहता है। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के टर्म में आ रहा है। तो ये तो डिफरेंशियल के टर्म में है, जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन, ठीक है, डी रो इक्वल टू रो नॉट अल्फा डी टी है। ठीक है, अगर हमें किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे चाहिए हो तो मान लेते हैं T1 पे रो नॉट है, T2 तक ये टेम्परेचर जा रहा है, इनिशियली रो नॉट था, ये रो जा रहा है। अच्छा, ये रो नॉट नहीं, रो होगा। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी यानी कि उस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम रो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रो नॉट नहीं रहेगा क्योंकि हम डेल्टा टी ले रहे हैं, एकदम इनिशियल तो नहीं रहे, छोटा सा चेंज ले रहे हैं, इसलिए वहां रो लिखे हैं, तो यहाँ भी ये रो ही रहेगा। अब T1 पे रो नॉट था, T2 पे रो था, तो इसे हमें फाइंड करना है, तो रो को इधर लाना पड़ेगा। ऐसा लिखेंगे अल्फा डी टी इंटीग्रल T1 टू T2, ये रो नॉट से रो। इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, लेफ्ट एल एन साइड रो। रो बाय रो नॉट डायरेक्ट लिख दे, लिमिट यस। पुट कर देते हैं। इधर क्या लिखेंगे, अल्फा T2 माइनस T1, यस। जिससे हम अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या दिखता है कि रो इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू पावर अल्फा डेल्टा टी दिख रहा है। यस। ln है तो ई का पावर अल्फा डेल्टा टी, रो नॉट जाएगा, तो ये चीज दिख रहा है।
तो ये जो आया हमारा, ये आया कि अगर किसी भी टेम्परेचर पे हमें कितने भी टेम्परेचर चेंज के लिए रो फाइंड करना हो, अगर इनिशियल टेम्परेचर पे रो नॉट पता हो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी। लेकिन बट जो अल्फा का वैल्यू होता है ये 10⁻³ 10⁻⁻4 का ऑर्डर का होता है। ठीक है, अल्फा जो होता है अप्रोक्सीमेटली इसके ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना का ऑर्डर का है और डेल्टा टी मान लेते हैं कि 10, 15, 20, 100 होता, तो क्या अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू कम आता? बोल yes, सकते हैं फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होगा तो अल्फा डेल्टा टी जो होगा अप्रोक्सीमेटली जो है 0 के आसपास, मतलब कि रहेगा 0.1, 0.2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वेरी लेस होगा 1 से बहुत छोटा होगा, yes, ऐसे sir. लिख लेते हैं। मच लेस देन हमें 1 दिखेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि e⁻x और x बहुत छोटा होता है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। Yes. Yes, और sir. बहुत छोटा क्वांटिटी है तो स्क्वायर वाले टर्म को क्या करते हैं? गायब। तो स्क्वायर वाले के टर्म को गायब करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट कि रो इज इक्वल टू लिखते हैं रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये चीज है हमारा रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी। अब हम लोग ये मानते हैं कि जैसे हीट करेंगे तो लेंथ और एरिया ऑफ अ कंडक्टर चेंज नहीं होता है, यानी बहुत ही माइनर केस है, होगा तो कंसिडर करेंगे लेकिन 99% क्वेश्चंस में नहीं दिया जाता है। तो इफ लेंथ एंड एरिया डज नॉट चेंजेस विथ टेम्परेचर, अगर ऐसा है जो कि हमारा 99% केसेस में यही रहेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन बनाने के लिए दे सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल टू रो होगा। yes, sir. ठीक है, तो अगर ऐसा बोल सकते हैं यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो होगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी में भी, एचसी वर्मा में भी। तो ये चीज आया कि रेजिस्टेंस या फिर रो जो है एक्चुअली में कैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अल्फा का वैल्यू जो है अगर कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव आता है, ऐसे लिख लो, कंडक्टर्स के लिए जो अल्फा का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहेगा तो दिख रहा है अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस 1 प्लस समथिंग है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर के लिए देखते हैं तो अल्फा का जो वैल्यू आता है ये निगेटिव आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू जो है निगेटिव आता है, या निगेटिव है तो दिख रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा यानी डेल्टा टी जब पॉजिटिव रहेगा तो आर का वैल्यू जो है आर नॉट से छोटा रहेगा। इंसुलेटर्स के लिए भी अल्फा का वैल्यू जो है निगेटिव ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंसुलेटर्स को हीट करते हैं तो रेजिस्टेंस तो घटता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ज्यादा हीट करेंगे तो ये खुद ही जल जाता है कंडक्टिंग होने से पहले ही, तो हमारे किसी काम का नहीं होता है। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है,
तो ये सारे चीज बेसिक बेसिक चीज थे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे की कहानी शुरू करेंगे, यानी कि सर्किट ये सब में जाएंगे। सर्किट थ्योरी क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ, केवीएल, केसीएल, फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बैटरी क्या होगा, बैटरी का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज बेसिक यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के हो गए, अंदर की बातें होंगे। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, करंट बह रहा है सर्किट में तो उससे क्या होगा, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस ठीक है, फिर आज इतना ही रहने होमवर्क देते हैं। होमवर्क इसमें तो ज्यादा अभी नहीं होगा। HC वर्मा में कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 था शायद। सर 8 कर दिए थे, हाँ 8 तक दिए 8 तक दे दिए थे सर। 8 तक दे दिए थे, तो अभी तो 1 to 13 और एक्सरसाइज बुकलेट 1 to 9। ठीक है, यस सर। यस ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू टू। ठीक है, और क्वेश्चन सब करो, जहाँ डाउट होगा उससे पूछ लिया करो।